Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you guys are doing well. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर बोल देता हूँ। ये वीडियो आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप पूरा वीडियो ये देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा जिस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर रहे थे एथिक्स में, आप उससे बेहतर तरीके से टैकल कर पाओगे और एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो इस वीडियो में हम 2024 का पेपर जो है वो एनालाइज करेंगे और साथ में इसके बाद धीरे धीरे करके 2023-22 एथिक्स के वो इस पूरे सीरीज़ में एनालाइज करेंगे हम और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या पूछा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज एज हम इनपुट करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में, तो क्या ये फिजिबल है, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर क्रिटिकली एग्जामिन किया करने को बोला है तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में अगर हो सकता है तो जो कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड करके ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ये लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं कैसे लिखूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप इससे अगर आपका अलग व्यू पॉइंट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतना ज़्यादा हर जगह यूज हो रहा है और इसका इनपुट डिसीजन मेकिंग में अगर हम यूज करेंगे तो जो डिसीजन मेकिंग होगी एफिशिएंट होगी, फास्ट होगी, टारगेटेड होगी। तो इसके बारे में ये बेनिफिट है, इसलिए इसका यूज किया जा सकता है। और इसका कुछ एग्जांपल मैं दे दूंगा, चैट जीपीटी, एल11 लैब्स, अभी किसान जीपीटी लॉन्च हुआ है, तो ये सब एग्जांपल मैं दे दूंगा कि हाँ इससे देखिए आप इनपुट डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हो। अब क्रिटिकल एग्जामिन करने को दिया है तो प्रोज इसके क्या पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव में ये हो जाएगा कि आपका एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो ये एक तरीके से आपका एथिकल थ्योरीज भी है, एथिकल पॉइंट्स भी हैं। इसके अलावा मैं इसको लिंक कर दूंगा कि अगर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होगी तो जो यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज होगा वो एफिशिएंट होगा और वो एक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे 50 कीवर्ड, आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं उसमें से बहुत सारे वर्ड्स यूज करूँगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ऐसे मैं इसको लिंक कर दूंगा कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से होगा। साथ में मैं और भी कोई अगर थिंकर हैं उनका यूज़ कर दूंगा कि अगर आप प्रॉपरली एफिशिएंटली अगर आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो तो इससे आपका आइडियल सोक्रेटिक आइडियल लाइफ की तरफ एक तरीके से होता है, जिसमें इसके अलावा अगर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होगा तो नोबडी फॉल्स थ्रू द क्रैक ऑफ द सोसाइटी, कि मतलब कोई भी इंसान नहीं छूटेगा। हम टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं, ह्यूमन एरर नहीं रहेगा। अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा आधार और उसमें होता है, बहुत ज़्यादा लोग छूट जाते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर हो जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो एक एफिशिएंट इक्विटी प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होगा। तो ये सब करके मैं एक तरीके से इसका प्रोज बताऊंगा। साथ में जो मैंने इंटीग्रेट किया एथिक्स के जो एग्जांपल वो सब भी, और हर पॉइंट के लिए मैं कोई ना कोई एक एग्जांपल दूंगा। देखिए एथिक्स का कोई भी पेपर होगा आपको एग्जांपल देना ही देना है। जितना मैक्सिमम आप एग्जांपल दे पाओगे उतना ज़्यादा नंबर मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि जितने भी टॉपर्स के मैंने कॉपियाँ देखी हैं सब में उन्होंने पॉइंट के साथ साथ अपना कोई ना कोई एग्जांपल बनाया दिया है। तो ये आपका 4-5 पॉइंट मैं पॉजिटिव में लिखूंगा और साथ में उसके एग्जांपल्स दूंगा। निगेटिव में ये आ जाएगा कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं, डिजिटल डिवाइड है, तो सभी लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, लोग उतने अवेयर नहीं रहेंगे। इसके अलावा मैं इसमें ये बताऊंगा कि इसमें बायसनेस हो सकती है अगर हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे ट्रेन करें कि उसमें बायस्ड डाटा अगर इनपुट देते हैं तो वो ऐसा बायसनेस लेके आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेसी की इशू आ जाएगी, डाटा प्राइवेसी की, जो कि अगेंस्ट द राइट टू लाइफ में है, आर्टिकल 21। तो ऐसे मैं इंटीग्रेट करके सारे एथिकल प्रिंसिपल इसको लिखूंगा और बाद में जो वे फॉरवर्ड होगा कि मतलब इसको एथिकली ट्रेन किया जाए कोई भी आर्टिफिशियल जो वो है। इसके अलावा जो
जितने भी इसको डील कर रहे हैं पीपल, उनकी भी प्रॉपरली ट्रेनिंग हो, एथिकल ट्रेनिंग हो, ठीक है। ऐसे करके मैं करके आपको कंक्लूजन लिख दूंगा। तो ये एक हो जाएगा। साथ में अगर कोई डायग्राम बन सकता है, डायग्राम इन द सेंस कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोर यूजेस होगा, तो उसमें मैं एक फ्लो चार्ट बना सकता हूँ बॉक्स में कि ये और आपका बेनिफिट है। तो ये जो आंसर होगा ये काफ़ी अच्छा होगा और इसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलने का चांसेस रहेंगे। आपको अगर लगता है कुछ और भी इसमें ऐड किया जा सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individual and organization towards morally responsible behavior. Explain the key dimension of ethics that influence human action. Discuss how these dimensions shape ethical decision making in professional context. तो इसमें ethics का कैसे human action को कौन कौन से डायमेंशन कैसे इफेक्ट करते हैं और कैसे आपका प्रोफेशनली इन्वायरमेंट में आपका एथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, इसके बारे में दिया है। तो जो इसका इंट्रोडक्शन होगा उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि पॉटर स्टुअर्ट ने बोला था, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू। ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, तो इसको मैं एथिकल आपका डिफिनीशन में दे दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कॉमन डेफिनेशन होता है कि ह्यूमन एक्शन को जज करता है वेदर इट इज़ मोरली राइट और रॉन्ग, अगर मैं ये लिख के आऊँगा तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्रिएट करने के लिए एक जो पॉटर स्टुअर्ट का जो था PYQ, उसको मैं यूज़ करके एथिक्स का डेफिनेशन लिखूँगा। देन जो की डायमेंशन है उसको क्या होंगे, तो डायमेंशन मतलब जो भी एथिक्स को आपका इन्फ्लुएंस करता है वो चीज़ें आपका डायमेंशन हो जाएंगी। तो एथिक्स को कौन करते हैं, पेरेंट्स हो जाएंगे, टीचर्स हो जाएंगे, स्कूल हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा, सोशल मीडिया हो जाएगा, इसके अलावा आपका लॉ हो जाएगा जो नेशनल लॉ है, इसके अलावा बिजनेस एथिक्स होता है, पर्सनल एथिक्स होता है। तो ये सब सारे डायमेंशन जो होंगे वो आपको एथिक्स को, इसके अलावा कल्चर जो होता है, ये सब सारे, रिलीजन होता है, तो इतना सारा पॉइंट जो होगा ये सब एक तरीके से मैं पूरा पॉइंट वाइज लिखूंगा और सबका एक एक एग्जांपल दे दूंगा कि लॉ के नाते देखिए ऐसा होता है, रिलीजन में किसी रिलीजन में आपका अल्कोहल एकदम बैन होता है तो लोग वैसा बिहेव करते हैं, ऐसे करके सारे सबका एग्जांपल दे दूंगा। तो ये हो जाएगा की डायमेंशन विच इन्फ्लुएंसेस द एथिकल या ह्यूमन एक्शन, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या करूँगा कि अगर मैं एथिकल रहूँगा इन द प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट तो मैं क्या करूँगा, अपना काम ईमानदारी से करूँगा, ऑनेस्टी रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, कोई भी डिसीजन लूँगा तो मैं वो डाटा एंड फैक्ट पे लूँगा, तो वो ऑब्जेक्टिविटी रहेगी। इसके अलावा अगर एथिकल रहूँगा मैं तो मेरे अंदर ग्रीड नहीं आएगा, आई विल बिहेव लाइक अ सोक्रेटिक आइडियल मैन, आई विल डू माई ड्यूटी। कांत की आप इसमें डेंटोलॉजी भी बता सकते हो कि मैं ड्यूटी अपने प्रॉपर तरीके से करूँगा। तो ये सब चीज़ें जो है, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं जो मैं दिया था 50 कीवर्ड, उसमें से मैं ऐसे करके इंटीग्रेट करके 5-6 वर्ड इसके बारे में लिख दूंगा। तो ये मेरा प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा। कंक्लूजन में ये लिख दूंगा कि मतलब एथिक्स आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए ज़रूरी है। इसका इरोजन अभी हम करप्शन के फॉर्म में देख सकते हैं, दुनिया में इतनी सारी वॉर हो रही हैं, इसके फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये सब लॉस ऑफ एथिकल वैल्यूज़ के नाते हो रहा है। ऐसे करके मैं एक एंड कर दूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड डे, इट इज़ नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट बिलीव इन इट, एंड it is not enough to believe in it, one must act upon it. In the present context, the major weapon industry of developed nation are adversely influencing continuation of number of wars for their own self-interest all around the world. What are the ethical consideration of the powerful nations in today's international arena to stop the continuation of ongoing conflict? तो इसमें ये बताया है कि मतलब सिर्फ पीस के बारे में बात करने से काम नहीं होगा और इस पे बिलीव करने से काम नहीं होगा और इस पे एक्ट करना पड़ेगा।
तो जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है जिसमें जी यहाँ पे मेजर वेपन डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्या कर रही हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ वार को प्रमोट कर रही हैं ताकि उनका जो वेपन है वो ज़्यादा बिके। तो उनका एथिकल कंसिडरेशन बताया है, तो पावरफुल वेपन कंट्री का एथिकल कंसिडरेशन बताया। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन में इसको ऐसे स्टार्ट करूँगा कि सब लोग पीस की बातें तो करते हैं लेकिन आजकल पूरी दुनिया में हर जगह मैं कॉन्फ्लिक्ट दिखा दूंगा कि आपका रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे आपका इजराइल का ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी रिसेंटली आपका इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो सिर्फ पीस की बातें से करने से नहीं होगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा। यू मस्ट एक्ट अपॉन इट, देन ओनली देयर विल बी पीस इन द होल वर्ल्ड। ऐसे करके मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बताऊंगा एथिकल कंसिडरेशन ऑफ वेपन डेवलप्ड कंट्री। जो एथिकल कंसिडरेशन है हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। इसमें मैं ये दूंगा कि सब अपना प्रॉफिट देखने के लिए, पहला तो उनका प्रॉफिट है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट से हैं तो वो अपने बारे में ही सोचते हैं, दुनिया में पीस है वो नहीं, उनको उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट मोटिव है। तो इसको मैं ऐसे, एक हॉब्स करके हैं थिंकर, तो उनका सेल्फ प्रिजर्विंग नेशन करके, सेल्फ प्रिजर्विंग मैन होता है, लेकिन मैं वहाँ पर इंटीग्रेट कर दूंगा कि इट इज़, अभी ये लोग जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो सेल्फ प्रिजर्विंग नेशन ऑफ हॉब्स, मैं ऐसे उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इसके अलावा जो डेवलप्ड नेशन है अगर वो खुद ही नहीं पीस के बारे में सोचेंगे तो फिर कैसे होगा। अलग अलग थ्योरीज हैं, ये आपका एक तरीके से वॉर कंटिन्यू होगा तो लोग मरेंगे, वो भी अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, यूएन प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट है। इसके अलावा अगर लोग वॉर होगा तो बहुत सारे देशों में पीस चला जाएगा, तो वो आपका ये सब सारी चीज़ें लिख दूंगा। मतलब वॉर से जो भी आपका नुकसान होता है उसको लिख दूंगा और उसके अलावा उसमें इंटीग्रेट कर दूंगा कि दिस इज़ अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ दिस थिंकर। तो वो जो थिंकर है उनको भी इसमें इंटीग्रेट कर दूंगा जैसे मैंने हॉब्स को किया, ठीक है। इसके अलावा जो सिखिज्म का वननेस ऑफ बीइंग, उसके अगेंस्ट भी है। अगर आप डेमोक्रेटिक नेशनल हो, जो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी मानती हैं, तो वो चीज़ आप उसमें बता दोगे कि इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑल्सो विच द डेवलप्ड नेशन क्लेम दे आर डेमोक्रेटिक। तो ये सब चीज़ें करके मैं इसमें ये ऐसे बता दूंगा। तो मतलब आपका जो सोचने का तरीका है, आप कोई भी क्वेश्चन देखने पे कि आप क्या क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन में। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो अगर जैसे इसी क्वेश्चन में था एथिकल प्रिंसिपल ऑफ, तो पहले तो क्या क्या उससे उनको बेनिफिट हो रहा है वो पॉइंट में आप डाल सकते हो। साथ में जो वॉर कंटिन्यू होगा उससे क्या क्या नुकसान होगा वो सारे भी पॉइंट इसमें आपके आ जाएंगे। तो एक तरीके से ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। और हर जगह पे आप एग्जांपल दे दो कोई ना कोई, मोस्ट ऑफ द पॉइंट में आप एग्जांपल देना चालू कर दो। इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो कि मतलब अभी रिसेंटली में इतना मालदीव से सब कुछ हुआ था, लेकिन बीइंग डेमोक्रेटिक कंट्री इट रिस्पेक्ट नॉट ओनली इट नेबर्स बट इट आल्सो हेल्प इन द क्राइसिस सिचुएशन। वैक्सीन मित्री का तो ऐसे आप, इसके अलावा ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो इसमें कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को मानते हो तो कहीं ऐसे जगह पे वेपन सप्लाई मत करो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से कि जो देश अनएथिकल हो। तो ये सब भी पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो। देखिए मतलब मैं जैसे जैसे अभी आपको लाइव सोच रहा हूँ, जो जो पॉइंट आ रहा है तो वो आप अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी जल्दी आपको आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट मुझे इस चीज़ में लिखना है। तो वो चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो ये चीज़ें सब आप कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम ऑफ ह्यूमन ग्रीड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, indicating the direction in which extinction of organism including human beings is heading toward the loss of life on earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between the society and environment? तो मतलब जो भी है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो है वो ह्यूमन ग्रीड का है की वजह से हो रहा है और इसके वजह से बायोडाइवर्सिटी और लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। तो इसमें पूछा है कि आप इसको कैसे ख़त्म करोगे।
तो इसका जो इंट्रोडक्शन होगा तो मैं गांधी जी के कोट से इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ कि देयर इज़ इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट इनफ फॉर एनीवंस ग्रीड। ये एक बहुत अच्छा हो जाए क्योंकि ह्यूमन ग्रीड पे एक क्वेश्चन है, तो ये जो कोट है गांधी जी का ये बहुत अच्छे से इस पे सूट करेगा, तो दैट विल बी द केस। अब देखिए कोई भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी, कॉमर्स विदाउट सेवन सिंस ऑफ गांधी जी, सर्वोदय प्रिंसिपल, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी इक्विटी प्रिंसिपल की प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी कुछ सोचना है एंड ये सब पॉइंट दे सकते हो। तो अगर मैं एथिकल रहूँगा देन आई विल अवेयर अबाउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट फॉर दिस जनरेशन, फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो एज इन लाइन विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो if I will be ethical then I will be self-aware that whatever I am doing it has effect on other organisms also, so I will not over exploit the natural resources। तो ये ऐसे करके जितने भी पॉइंट हैं आप इंटीग्रेट कर दो, मतलब जो भी एथिक्स से है वो प्रॉपरली उसमें इंटीग्रेट कर दो कि अगर मैं एथिकल रहूँगा तो मैं ना सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट ऑल द एनिमल्स एंड द बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट, इक्विटी प्रिंसिपल के बारे में। तो ये सब जो पॉइंट होंगे अभी मैं आपको एज अ मतलब कैसे लिखना है एग्जैक्ट वो मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि आपको थिंक कैसे करना है। बाकी जो प्रैक्टिस आप जितना करोगे जब लिखोगे तो आपको खुद ये चीज़ें इंटीग्रेट करनी आ जाएंगी कि आपको कैसे यहाँ पे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के लिए होगा, कैसे आपका इक्विटी प्रिंसिपल होगा, तो वो आप उसमें इंटीग्रेट कर लोगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका कोड बेस्ड क्वेश्चन है। तो कोड बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने ये देखा है कि जो टॉपर्स कॉपी और बाकी सबको एनालाइज करने के बाद कि कोई भी कोड बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है। तो स्टेटमेंट के या तो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके बारे में आप 5-6 पॉइंट लिख दो एग्जाम्पल के साथ या फिर एग्जाम्पल दे दो। जैसे उसने कुछ भी बोला है तो अगर आपको लगता है ये बात सत्य है तो उसके बारे में आप 4-5 एग्जाम्पल या 4-5 पॉइंट बता दो। अब वो कैसे बताओगे? कोई भी चीज़ अगर सही है तो उसको हमें कैसे प्रूव कर सकते हैं वो सही है? या तो ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग 4-5 लोग जो इस बारे में बोले हों उनका एग्जाम्पल दे दो, है ना। तो अगर आप खुद 4-5 बड़े बड़े लोगों को कोट कर दोगे कि हाँ इन्होंने भी ऐसा बोला था, इन्होंने भी ऐसा बोला था, इन्होंने भी ऐसा बोला था, तो एक तो ये जस्टिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा जो रियल लाइफ से एग्जाम्पल आप निकाल के इसमें डाल दो कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये हो गया कोड बेस्ड ऐसा क्वेश्चन जिसमें से मतलब पॉजिटिव ही है, उसका कुछ हमें निगेटिव नहीं दिखेगा। कुछ कोड बेस ऐसे होंगे कि मतलब हाँ वो सही तो है लेकिन हम एक एंटी व्यू उसमें ला सकते हैं, है ना, कि मतलब कुछ तो मतलब उसका एक अलग सा एक डिफरेंट डायमेंशन उस कोड के अलावा, कि जैसे अभी बहुत वो आता है कि फेथ एंड स्ट्रेंथ हो, सिर्फ फेथ से नहीं काम चलेगा, स्ट्रेंथ से काम चलेगा, दोनों होना चाहिए किसी भी ग्रेट वर्क को करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे इंस्टेंस का एग्जांपल दोगे कि जहाँ पे स्ट्रेंथ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ फेथ पे भरोसा रख सकते हो। अब जैसे आपका कितना भी स्ट्रेंथ आ जाए, सुनामी आना रहेगा आप आएगा, आपको अर्थक्वेक आना रहेगा आएगा, आप नेचर पे नहीं कंट्रोल कर सकते, तो उस टाइम पे सिर्फ आप फेथ रख सकते हो। अगर आप जैसे कि कोई घायल हुआ है तो आप अगर डॉक्टर नहीं हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, आप फेथ ही कर सकते हो, उसको आप कहीं पर पहुंचा सकते हो, लेकिन जो बचाने का काम है वो डॉक्टर का है। तो ये जो एंटी व्यू टाइप का क्वेश्चन है कि मतलब उसमें आपको कहीं ना कहीं एक अलग डायमेंशन बनाना है, वो अगर आप बना देते हो तो बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा नंबर मिलने का चांस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड बेस्ड क्वेश्चन को। तो पहला ऐसा है कि लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं कि मतलब कहीं से भी कॉपी करो लेकिन अपने तरीके से करो। तो इसमें हम बता सकते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हो जाएगा कि अलग अलग जगहों से कॉपी किया गया है लेकिन उसे अपने तरीके से हमने बना लिया।
जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी ब्रिटेन से कॉपी किया है, लेकिन हम उसे भी हम अपने तरीके से कर लिए हैं। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो। इसके अलावा ये बता सकते हो कि अगर हम जितने भी हैं, इंडियन फिलॉसफी में भी बताया गया है कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ द बेस्ट वे, है ना। इसके अलावा गोलमैन मॉडल को में भी ऐसा है, एज पर गोलमैन मॉडल ऑल्सो, कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। हमारे जितने ऋषि मुनि थे, बहुत सारे लोगों ने वो भी क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुएशन किए। तो ऐसे आप एग्जांपल बता सकते हो। इसके अलावा आप यूपीएससी में ही देख लो कि जितने टॉपर होते हैं सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन उसे सारे एस्पिरेंट अपने अपने तरीके से, अपने अलग अलग तरीके से उसको ऑब्जर्व करके अपने तरीके से उसे फॉलो करते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हो गया। इसमें अगर आपको कोई अदर डायमेंशन दिख रहा है कि मतलब कि इसमें एक अलग डायमेंशन ये बन सकता है कि अगर हम दूसरों से कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके तरीके से ही कॉपी करना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। अब वैसे जो वैक्सीन्स हैं, जो दवाएं हैं, वो तो नहीं ना, उसको अपने तरीके से तो नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें आप बता सकते हो कि कई कई सिचुएशन ऐसा होता है कि जो चीज़ें हैं वो कॉपी करनी ही पड़ती हैं, हमें अपने तरीके से ढालने का मौका ही नहीं मिलता है। अब कभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया तो जो बाहर से हेल्प है वो आ जाती है, तो जो उनका जैसे ही रहेगा वैसे ही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये आप और बता सकते हो इनमें पॉइंट की अगर हम कहीं से कॉपी करेंगे तो हमारा इंडिविजुअलिटी वो आपका लॉस हो जाएगा, तो वो प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे आप पॉइंट बना के इसके लिए लिख सकते हो, मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, मतलब कॉपी करने पे भी उसे अपने तरीके से क्यों बताना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, फेथ इज ऑफ नो अवेल इन अब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एसेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क। सरदार पटेल। तो इसमें ये बताया है कि सिर्फ फेथ से काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो बात सही है इनकी कि मतलब अगर आपका पास, ये तो वैसा क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में भी आया था कि गांधी जी ने बोला था कि अगर छोटा सा भी काम है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 1000 हैंड्स लिफ्टिंग इन प्रेयर। तो सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन था। तो इसमें आप बता सकते हो कि हाँ भाई स्ट्रेंथ ज़रूरी है, स्ट्रेंथ रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एग्जाम्पल दे दो कि अगर आपका डॉक्टर हो तो अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक कर सकते हो, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो नहीं कर पाओगे। मतलब साइंस से रिलेटेड तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। आपके पास स्ट्रेंथ था तभी आपने वैक्सीन बनाया, आप सिर्फ प्रे नहीं कर रहे थे कि भगवान जी प्लीज़ किसी देश को ऐसा करो कि हमारे पास भेज दो। हमारे पास स्ट्रेंथ था तो हमने वैक्सीन बनाया, साथ में इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की। तो ये एक तरीके से आपका वसुधैव कुटुंबकम प्रिंसिपल के लिए भी हो जाता है। इसके अलावा और भी आप बता सकते हो कि हाँ, मतलब ये सारे एग्जांपल साइंस से रिलेटेड बाकी चीज़ें कि स्ट्रेंथ थी तभी वर्ल्ड कप इंडिया जीता, आप ये भी एग्जांपल बता सकते हो, सिर्फ प्रे करने से थोड़ी ना हो गया। तो जितने भी ऐसे अचीवमेंट वाले एग्जांपल हैं आप उसमें बता सकते हो कि हाँ प्रे के साथ, फेथ के साथ स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। अब धोनी का भी एग्जांपल इसमें बता सकते हो कि उसके पास स्ट्रेंथ थी लेकिन उसमें फेथ रख के अपनी नौकरी छोड़ के फिर जाके वो प्रॉपरली क्रिकेट के लिए दिया, तो वो वहाँ पे फेथ भी था। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी होते हैं वो भी स्ट्रेंथ रहता है लेकिन कहीं ना कहीं फेथ भी ज़रूरी है। अगर स्ट्रेंथ कितना भी रहे और थोड़ा बहुत फेथ ना रहे तो इसकी जर्नी ऐसी है कि आप बीच में ही डगमगा जाओगे। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, 5-6 एग्जाम्पल ऐसे। आप फिर बता सकते हो एक अलग डायमेंशन में कि कभी कभी कितना भी स्ट्रेंथ हो जाए उस टाइम पे हम सिर्फ फेथ रख सकते हैं। जैसे कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो आप कितने भी साइंस कहीं पे भी तरक्की कर लो, कितना भी स्ट्रेंथ लगा लो, वो चीज़ें नहीं रहती हैं। तो इस केसेस में हम फेथ, मतलब वहाँ पे फेथ हम बस प्रे कर सकते हैं। अब जैसे आप एक नॉर्मल इंसान हो तो अगर किसी को कुछ दुख दर्द पीड़ा उसका है तो उसके लिए सिर्फ प्रे कर सकते हो, अगर उतना ज़्यादा अगर आप उस पोजीशन पर नहीं हो कि उसका वो दुख दर्द हटा सको। तो ये सब एग्जांपल्स आप देके एक अलग डायमेंशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जिससे आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन अ लॉ अ मैन इज गिल्टी वेयर ही वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स, इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो। तो इसमें क्या है कि लॉ में तो आप तभी जब आपको गिल्टी होगा जब आप लॉ ब्रेक करोगे, लेकिन एथिक्स में बोला जाता है अगर आपने सोच भी लिया तो भी आप गिल्टी माने जाओगे। तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि मतलब एक तरीके से लॉ और एथिक्स का डिफरेंस के बारे में है। तो लॉ होता है एक्सटर्नल होता है, एथिक्स इंटरनल होता है। अब मतलब इसमें मीन्स वर्से इन एंड का भी हो जाएगा। कांत का डियोंटोलॉजी कैटेगोरिकल इम्परेटिव टू, क्या आप मीन्स यूज कर रहे हो और क्या आपका रिजल्ट है, ये भी आप इसमें हो जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें दिखा सकते हो। और क्या हो सकता है इसमें, और भी आप अगर सोच के कुछ बताओ, अभी तो इसमें मुझे और ज़्यादा पॉइंट नहीं याद आ रहा है, लेकिन यही है कि मतलब मीन्स और एंड्स के बीच में, लॉ एंड एथिक्स के बीच में, इसी में जो भी डिफरेंस होगा आप बता सकते हो 4-5 पॉइंट में। तो उसमें आप देख लेना, मतलब इसमें तो अभी उतना ज़्यादा पॉइंट मुझे नहीं आ रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कॉन्टेक्चुअल, व्हाट वाज जस्ट अ ईयर बैक may turn out to be unjust in today's context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice. Examine the above statement with suitable example. तो इसमें बताया गया है कि जो कॉन्सेप्ट है कि ये जस्ट है ये अनजस्ट है, ये बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसको रिलेटिव एथिक्स और एब्सोल्यूट एथिक्स, इस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो। रिलेटिव एथिक्स क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से होता है। एब्सोल्यूट एथिक्स जो है वो है, उसमें कुछ भी इफ बट नहीं होता है। रिलेटिव एथिक्स क्या होता है, आपका एक अभी डेवलपिंग सोसाइटी के लिए होता है। एब्सोल्यूट एथिक्स क्या होता है, मोस्ट डेवलप्ड सोसाइटी के लिए होता है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो, जैसे कि पहले के ज़माने में सती क्राइम नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में क्राइम माना गया है। पहले के ज़माने में वीमेंस को उतना राइट नहीं था, लेकिन अभी उतना राइट है। तो जो चीज़ पहले सही थी वो आज के कॉन्टेक्स्ट में गलत हो सकती है। आप एक साल पहले की ही बात अगर एक साल बाद करोगे तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। तो आप ऐसे 5-6 एग्जाम्पल देके आप बता सकते हो। साथ में रिलेटिव एथिक्स और एब्सोल्यूट एथिक्स का भी यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। इससे ये पता चलेगा कि जो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ, इस बंदे को एथिकल थ्योरीज भी पता है, रिलेटिव एथिक्स और एब्सोल्यूट एथिक्स का। तो ये सब चीज़ें करके आप इसमें लिख सकते हो। माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म, इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ द मैटर, रिजल्ट इन रेंडरिंग ऑफ इनजस्टिस। A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent. Examine the above statement with suitable. तो इसमें यही चीज़ है कि बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट हैं जो लॉ का इंटेंट होता है उसको नहीं फॉलो करते हैं, वो सिर्फ उसके लेटर पे चले जाते हैं। तो यहीं पे आपका एक आ जाता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है कि आप एकदम रूल्स रेगुलेशन पे इतना फॉलो करो, चाहे भले सामने वाला का कितना भी सोसाइटी का नुकसान हो जाए, चाहे सोसाइटी को कितना भी दुख दर्द झेलना पड़ जाए, लेकिन आप रूल रेगुलेशन पे ही अटके हो। तो जो परसेप्टिव सिविल सर्वेंट होते हैं, इन सब से ऊपर जाके कि कैसे हम रूल रेगुलेशन को ऐसे फॉलो करें कि लोगों का भला हो जाए, जो कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड बोलते हैं। एक को बोलते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब यही रूल रेगुलेशन। एंड एक होता है होलिस्टिक कॉम्पिटेंस, जहाँ पे आपके अंदर कंपैशन भी है, रूल्स के प्रति भी है, सब कुछ मिला के आप ऐसा सोचते हो। तो ये आप बता सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल में। जैसे कि कोई लेडी है, ओल्ड लेडी है, उसका आधार वो सब नहीं है, लेकिन आपको पता है वो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, तो जो आपको पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन है उससे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो जो आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का सिविल सर्वेंट रहेगा वो बोलेगा कि नहीं, इसके पास आधार नहीं है, ये भले गरीब है, 100% पता है कि गरीब है, लेकिन हम इसको नहीं देंगे। तो बाकी जो डेमोक्रेटिक सिविल सर्वेंट होगा वो ये करेगा कि उसका कहीं से जल्दी से उसका बनवाएगा
किसी और स्कीम के थ्रू अगर उसको हेल्प कराएगा, एनजीओ से बात करेगा कि उसकी हेल्प करे तब तक, जब तक कि बन ना जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, डिफरेंस ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक आपका सिविल सर्वेंट में। तो ये क्वेश्चन उसके बेसिस पे था। तो आप 2-3 एग्जांपल ऐसे दे सकते हो। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि जो आर्मस्ट्रांग पेन आईएएस ऑफिसर हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे वो भी वो कर सकते थे कि उनके पास पैसा, उतना बजट नहीं था रोड बनाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने फंड कलेक्ट किया और फिर पीपल्स रोड बनवा दी। तो ये होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट। तो ये ऐसे 3-4 एग्जांपल लोगों के, कई सारे सिविल सर्वेंट या फिर अलग अलग इससे आप देके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स आर द सोर्स ऑफ गाइडेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and governance. पहले तो कोड ऑफ एथिक्स एक बनाना होगा, सारे एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना होगा, अवेयर करने के बाद उनको ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग देने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर करना होगा, जो फीडबैक मिले उससे उसको और ज़्यादा अच्छा करना होगा। किसी भी स्कीम का मॉडल यही होता है, मतलब कोई भी चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो सबसे तो पहले आप उसको बनाइए, फिर लोगों को वो उसको जागरूक करिए, जागरूक करने के बाद ट्रेन करिए, ट्रेन करने के बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि लोग भी ट्रेन हो गए, सब उनको पता हो गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसको आपको वॉच करना रहता है, मॉनिटर करना होता है। तो मॉनिटर करने के बाद उसमें जो कमियां हैं या फिर जो आपको फीडबैक मिल रहे हैं उससे उसको आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये किसी भी प्रोसेस का आपका इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है। तो आप ऐसे इसमें लिख सकते हो पूरा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट कोड ऑफ एथिक्स, ये आप बता सकते हो। बाकी कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी बहुत सारे, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि कैसे बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको देता है। तो ये आप बता सकते हो। देन द सोल ऑफ न्यू लॉ भारतीय न्याय संहिता इज जस्टिस, इक्वालिटी, impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss this in light of major shift from doctrine of punishment to justice in the present judicial system. अब भारतीय न्याय संहिता तो सबको पता नहीं है कि मतलब क्या एग्जैक्ट एवरी आर्टिकल तो कोई पढ़ेगा नहीं। तो इसमें यही पूछा है कि मतलब इंडियन कल्चर और इथोस पे है और क्या क्या इसमें शिफ्ट लिया गया है। तो इसमें आप बता सकते हो कि बहुत सारा, मतलब बेसिक तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वीएनएस में क्या है, कि इसमें कुछ रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट भी है, जैसे अमेरिकन सिस्टम में होता है कि कुछ दिन जाके आपको सोसाइटी में सर्विस करना होता है। तो ऐसे सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो प्यूनिटिव टू आपको रिफॉर्मेटिव टाइप का इसमें पनिशमेंट दिया गया है। और बाकी एथिकल थ्योरी से जो भी हैं आप उसमें डाल सकते हो, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब आप करके लिख सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। द नंबर ऑफ वीमेन इन पब्लिक सर्विस हैज़ बीन steadily increasing over the years. Examine the gender specific challenges faced by female public servants and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duty and maintaining high standard of probity. अब जेंडर स्पेसिफिक से इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें आप ये बता सकते हो कि बहुत ज़्यादा बायसनेस है और स्टीरियोटाइप्स है कि औरतें ये काम नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी का इशू है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है उतना, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। तो ये सब चीज़ें बता सकते हो जिससे कि बहुत ज़्यादा अभी वर्क फोर्स में उतना एफिशिएंसी नहीं वुमेन्स की आई है। और उसको दूर करने के लिए फिर यही आप बताओ कि हर जगह पे प्रॉपर सेफ्टी हो, ऐसा इन्वायरमेंट हो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट का कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और नाइट शिफ्ट में भी अगर कोई कंपनी वो करती है तो प्रॉपरली उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें। बाकी बहुत सारे एक्ट, मैटरनल बेनिफिट, ये सब चीज़ें भी उसमें ऐड करके आप बता सकते हो कि ऐसे उसको और इंक्रीज़ किया जा सकता है। देन लास्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का।
मिशन कर्मयोगी इज एमिंग फॉर मेंटेनिंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर टू इंश्योर एफिशिएंसी फॉर serving citizen and in turn developing oneself. How will this scheme empower the civil servant in enhancing productive efficiency and delivering the services at grassroots level? तो मिशन कर्मयोगी के बारे में पूछा है कि मतलब कैसे इसमें आपको सिविल सर्वेंट्स का स्कीम एम्पावर करेगी, कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। तो जितना आप ये सब एथिक्स का जो भी आप कीवर्ड पढ़े हो इसमें आप लगा सकते हो कि इससे ये होगा, कॉम्पिटेंसी होगी, लर्निंग होगी, ट्रेनिंग होगी प्रॉपरली, और बाकी एथिकल जो भी है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब सारी चीज़ें इससे आ जाएंगी सिविल सर्वेंट में। वर्क कल्चर अच्छा हो जाएगा एंड ये सब चीज़ें हो जाएंगी सिविल सर्वेंट में, तो और अच्छा चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें करके आप बता सकते हो। तो ये था आपका जो पार्ट ए का पूरा क्वेश्चंस। इसमें मैंने बस बताया कि कैसे आपको सोचना है, कैसे आप इसको अप्रोच करोगे किसी भी क्वेश्चन को, तो वो किस बेसिस पर करोगे। जो आपका केस स्टडीज़ है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि केस स्टडी को कैसे हैंडल करेंगे। पहले सारा पार्ट ए का क्वेश्चन डील कर लेंगे, फिर केस स्टडी का एक साथ करेंगे। तो इस वीडियो में यही सब था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।